भारतीय कपड़े का पतन। नमस्कार दोस्तों, यह एन सी ई की है ना, NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपना पाठ चल रहा है कौन सा? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये चल रहा है अपना। ठीक है, ये पढ़ दिया अपन ने। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। शब्दों में इतिहास छिपा है। पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करके सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका संयुक्त प्रांत, बंगाल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाली छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में। ईरान और यूरोप को। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर आदि। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। राजस्थान में इधर ही मंडावा की हवेली और प्रसिद्ध है। शायद मंडावा की हवेली, यहाँ पर उनके ही कारण कुछ ऐसे ही नाम पड़ा होगा है, बंडाना शैली, मंडावा। यूरोपीय व्यापारियों की कोठी थी वो। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। कैलिको क्या है? कैलिको अधिनियम 1720 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। स्पिनिंग जेनी क्या है? एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 7वीं शताब्दी में। कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 7वीं शताब्दी में। जैसे जैसे यूरोप व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचिन में डच बस्ती 7वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। बुनकर कौन थे? बंगाल के एक तांती बुनकर, बेल्जियम चित्रकार सोल विंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? भारतीय कपड़े का पतन।
गड्ढे वाला करगा क्या होता है? भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। भारतीय कपड़े का पतन। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, एक तो ये कारण था भाई, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। और इंग्लैंड में बने सूती कपड़े को 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशगी देना बंद कर दिया था। औरांग किसे कहते हैं? फारसी बादाम गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। औरांग आ सकता है। औरांग किसे कहते हैं? वर्कशॉप को ही कहते हैं औरांग, फारसी शब्द है। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे हम लोगों की कंपनी से पेशगी मिलती थी। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता है, तो हमें कपड़ों को ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा की तरह बयान किया था। कब की बात है? 1828 की। विधवा कताई कामगार ने संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी, तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियाँ थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े,
जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गई तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेश की चाहिए होती मुझे मिल जाती। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों से मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का विवाह किया। 28 रुपये। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। हम सूत खरीदने वाले बनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। अगर मैं बाज़ार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसे कतई कामगार की आंखें थी। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से बने सूती कपड़े से पट गए, यानी कि भर गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उससे 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रसोइयों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। मतलब हम भूखों मर जाएंगे। और आगे क्या होता है। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन बनी सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उससे उसमें से जो 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत ख़राब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। बना बनाया आ रहा था भाई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर, एक मिनट है, कपड़ों मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित
मदुरई है। मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। अब वो पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है, बताइए 19वीं सदी के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से बनकर सामने आए थे? मदुरई और सोलापुर। यहाँ पर सोलापुर और जो मुद्रा थे वह किस सदी के महत्वपूर्ण केंद्र थे? 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि अब ये पूछ सकता है, वो बताइए जो चरखा भारत की पहचान हुई 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे के बीच वाली में पट्टी में जगह क्यों दी गई थी? आइए देखेंगे कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत कातने वालों का क्या हुआ। इनमें से बहुत सारे तो खेती और मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अफ्रीका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह आ चुका है। पहली सूती मिल स्थापित की गई थी मुंबई में 1854 में। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब यहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से। भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली पट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। चित्र 10। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूरी महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। एक कपास कारखाने में राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष। कताई में महिलाएं और बुनकर में पुरुष। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। 1900 का चित्र है। 1900 का कताई की जा रही है। उन्नीस सौ का है। परगलन
चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें फारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खुल गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले शहर संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें फारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। संयुक्त प्रांत सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। प्रकलन चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ें बनाई जा सके। टीपू सुल्तान तलवार और बुट्स स्टील। दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। अठारह 30 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उससे दो तिहाई ब्रिटेन का बना होता। इससे न केवल बुनकरों को बल्कि सूत कातने वालों को भी हालत खराब होती गई। सूत कातने वालों की इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत कातने वालों की भी हालत खराब होती गई। सूत कातने वालों, जब ये सूत काता जा रहा है ना, ये तो सूत काता जा रहा है। और बुनकर का और चित्र था एक, है ना, बुनकर। औरंग क्या है, वर्कशॉप को कहते हैं औरंग। बंगाल के एक ताप्ती बुनकर, बेल्जियम चित्रकार 16वीं सदी में बनाया गया चित्र, ये बुनकर हैं। बुनकर 1790 का दशक का। अब कौन सा है, अब ये है टीपू सुल्तान तलवार और बुट्स स्टील। भारतीय इस्पात और लोहे धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाल में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू सुल्तान की तलवार और बुट्स स्टील। भारतीय इस्पात और लोहे धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। पूरे दक्षिण भारत में इस वुड्स स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे के गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है। बुकानन कहाँ के थे? फ्रांसिस। कि मैसूर की सड़क सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयलों के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जरिए उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू, तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। पूछ सकता है वो उक्कू हुक्कू और उरुक्कू क्या है। स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकों का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त घोषित की थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। ये जो है ना, ये वैज्ञानिक ये ले बैठे भारत को, उन्होंने बता दी होगी कि भाई इस बात का राज ये है। अगर तुम अपने देश में अगर ये करेंगे अपने देश में अगर ऐसे की जाएंगे करें या फिर इसका उत्पादन करें या फिर इस प्रकार से करें तो भारत में जो वुड्स स्टील है या फिर जो तलवार है ना उसको टक्कर दे सकते हैं। तो फिर सस्ता ये फिर वो आएगा तो फिर वो जो क्या है उसमें ही समाप्त हो जाएंगे जब ग्राहक आना बंद हो जाते हैं तब। माइकल फैराडे ने नवाबों और राजाओं की हार से लोहे व इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित होता था। गांवों की जुड़ी भट्टियाँ। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम शुरू करते हैं। इसको बाद में देखेंगे ना, धोकनी हवा फेंकने का यंत्र है। कामों खुशरी भट्टियाँ। इसको दोबारा से पढ़ेंगे ना, कामों खुशरी भट्टियाँ।